सादर आमंत्रित मंच में सादर आमंत्रित करता हूँ। तालियां बजा के खड़े होकर स्वागत करेंगे, अपने स्थान में खड़े होकर स्वागत करेंगे। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी के वकालत के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान जी, माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी ठाकुर जी, हमारे श्री सर्वेश कुमार दुबे जी, अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद आदरणीय श्री अशोक कुमार सिंह जी, अमित कुमार श्रीवास्तव जी, जो कार्यक्रम का बहुत ही प्रभावी संचालन कर रहे हैं, मेरे अति आत्मीय श्री आशुतोष पांडे जी, जिनके सौजन्य से मुझे आप सबके साथ बैठने का एक अवसर बना, ऐसे एजीए श्री शक्ति सिंह जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज उस वर्ग के साथ बैठा हूं, कोई नई बात बताऊं, इस प्रकार का कोई न सामर्थ्य है न सोच है, लेकिन जितना जानता हूं कि आज मैं उस क्लास के साथ बैठा हूं जो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब हम उलझन में पड़ते हैं तो फिर आपकी अदालत में आते हैं और आप तय करते हैं कि यह उचित है और यह अनुचित है, आप तय करते हैं। इस नाते ऐसे समाज में जब आप चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, फैसला सुनाने वाले लोग भी मंच पर बैठे हैं। यह निश्चित रूप से आज का यह ज्वलंत विषय है, क्योंकि सही एक ही है, सत्य पर कोई विवाद नहीं होना, और ये समाज का अति विशिष्ट वर्ग, समाज की श्रद्धा कोई आज से नहीं, कि ये जो अधिवक्ता है, इस समाज का उद्देश्य ही है समाज को न्याय दिलाना, सबके प्रति समान व्यवहार करना, ये अधिवक्ता का उद्देश्य ही यहीं से पूरा होता है। मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं, कभी कभी जब उलझन में पड़ जाते हैं तो लोग आपके पास जाते हैं और आप उसमें एक खुली चर्चा करते हैं। पहले जब शिक्षा भी प्रारंभ हुआ तो ये तर्कशास्त्र, औषधि शास्त्र, धर्मशास्त्र इसलिए आवश्यक किया गया था कि हम तर्क के आधार पर सही और गलत का निर्णय कर सकें और सत्य को भी जानकर यदि हम करते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब के इस जो आज हम इनके 100 वर्ष पूरे होने पर आज हम उनके बारे में 2 शब्द बोल करके अपने वाणी को पवित्र करना चाहते हैं, उसका एक विरोधाभास होगा। थोड़ी बातें कुछ अपनी ओर से तैयार है, मैं उसको पहले कह लूं। प्रयागराज की पावन भूमि में न्याय की प्रतिमूर्ति परिसर के मंच से सर्वप्रथम में भारत के संविधान के शिल्पकार, अखंड भारत के प्रणेता
बाबा साहब अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आज यहाँ हम सभी बाबा साहब द्वारा वर्ष 1923 में इंग्लैंड के ग्रेस इन कॉलेज से अधिवक्ता डिग्री के 101 वर्ष पूरे होने की खुशी में एकत्रित हुए। हमें शक्ति सिंह का फोन गया, मैं उस समय सिक्किम में था, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ जी, तो ऐसे जगह एक हो जाए, मुझे भी प्रसन्नता हुई। यह धरती माँ गंगा की धरती है। यहाँ सदियों पहले से कुंभ और महाकुंभ का मेला लगता है, जहाँ देश विदेश से लोग आकर अमृत वर्षा की बूंद ग्रहण करते हैं और अपने आप को स्वच्छ और निर्मल महसूस करते हैं। साथ ही यहाँ की पावन धरती में ज्ञान, विद्या, सत्यता और कर्तव्य निष्ठा की सीधी खुशबू आती है। यहाँ वर्षों से ऐसे विद्वानों का आना हुआ जिन्होंने यहाँ आकर अधिवक्ता बनने की पढ़ाई की और डिग्री हासिल की और देश विदेश में प्रतिष्ठित पद हासिल की। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी अपने दिल में सपना संजोकर आते हैं ताकि वे बाबा साहब जैसे अधिवक्ता बनकर देश की सेवा कर सके। यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण एक उल्लेखनीय गंतव्य है। प्रयागराज न केवल गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह ज्ञानवान रत्नों की भी बहुत पावन भूमि है। राष्ट्र में प्रयागराज का योगदान मुकुट में सजे हुए बहुमूल्य रत्न के समान। इस भूमि ने भारत को अनेक रत्न दिए। रघुनंदन स्वरूप पाठक जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के 18वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कमल नारायण सिंह भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे। श्री जी.एस. वर्मा भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश। बी.एन. खरे भारत के 33वें मुख्य न्यायाधीश। दया शरण सिंह जी जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विद्याधर गोविंद ओक और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य रह चुके हैं। इन सभी ने प्रयागराज में विधि की पढ़ाई की और भारत के सर्वोच्च पद पर आसन ग्रहण किया। इतनी गरिमा में जीवन से भरा हुआ यह अनेक उपलब्धियों से यह प्रयागराज है। हमारे सारे न्याय प्रणाली के पीछे कोई ऐसा महान व्यक्तित्व है जिन्होंने न्याय के लिए समर्पित जीवन बिताया। उन लोगों की आवाज जो समाज में असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज जब हम यहाँ बाबा साहब की अधिवक्ता को डिग्री के 1 वर्ष से 1 अवसर पर इकट्ठे हुए, हम जब भी बाबा साहब को याद करते हैं हमारे दिल और दिमाग में एक ही विषय घूमता है, वो है समानता का अधिकार। बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के शुभचिंतक नहीं थे, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात में बहुत स्पष्टता से कहा। बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के शुभचिंतक नहीं, बल्कि वह समग्रता में विश्वास रखने वाले थे। उनका कार्य चिंतन स्वरूप स्वदेशाभिमानी व मानवतावादी है। बाबा साहब का मानना था कि जब तक समाज अलग अलग थलग रहेगा, राष्ट्र कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत ही एकता है, जिस पर अंबेडकर जी ने बल दिया। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। बाबा साहब के अधिवक्ता बनने का सफर वास्तव रूप में महत्वपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनके परिश्रम, संघर्ष और प्रतिबद्धता ने उन्हें उनका लक्ष्य हासिल करवाया। डिग्री प्राप्त करने का सफर आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका मानना था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। दरअसल वे एक ऐसी व्यवस्था के हिमायती थे जिसमें किसी भी धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं था। अंबेडकर को हालांकि आज तक कुछ तत्वों ने एक पक्षी जाति विशेष के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि बाबा साहब ने मानवतावाद, एकता, समता, ममता द्वारा मजबूत एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की वकालत की। बाबा साहब ने सदैव ही राष्ट्र प्रथम की वकालत की। वे कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था कि जब राष्ट्र से बड़ा मजहब को रखेंगे तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे की घंटी साबित होगी।
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उस समय वो दूरदृष्टा थे और वो जानते थे कि एक समय आएगा। उन्होंने कहा कि यह दुखद उस दिन होगा जब राष्ट्र से बड़ा मजहब हो जाएगा, और जब कभी किसी को भारत माता की जय कहने में जब आपत्ति होती है, इस दिन को वो उस समय देख रहे थे, कभी आएगा तो भारत माता की जय कहने में उनको दिक्कत हो, ये उचित नहीं था। इस नाते उन्होंने कहा था कि हमारे यह मजहब के आधार पर हमको नहीं देखना चाहिए। यह भारत भूमि, हम लोग तो वैसे भी कहते हैं, यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। यह मातृभूमि है और इस मातृभूमि का रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए यह तो तत्कालीन लोगों की स्वार्थी सोच थी कि जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ। वे कभी भी एक वर्ग विशेष की समानता और विषमता को लेकर नहीं चले। बाबा साहब समभाव के विचारक थे, जिसके लिए भारतीय संस्कृति सदा से जानी जाती है। यह बाबा साहब के ही विचार थे। आज भी जब हम किन्हीं कारणों से जब हताश निराश होते हैं तो एक कहीं ना कहीं अन्याय और इस स्थिति पर विचार करने के लिए न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास को दर्शाता है। उन्हें विश्वास होता है कि अगर हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमें अवश्य ही न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, यह पंक्ति उच्च वर्ग से लेकर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति भी अपने ऊपर अन्याय होते देख सामने वाले से कहता है कि तुम्हें मैं कोर्ट में देख लूंगा। जब हम न्याय प्रणाली की ओर देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति को अपना हक पूरा करने का समान अधिकार है। यह न्याय प्रणाली हमारे आदर्शों और सजीव न्याय के प्रति हमारे विश्वास की प्रतिष्ठा है। भारतीय न्याय प्रणाली का आईना है, जिसके माध्यम से हम सबका अधिकार है और न्याय प्राप्त करने का माध्यम है। यह न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास का श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। सम्मानित बंधुओं, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, उसको जीने की भी आवश्यकता है। और ये कोई बाबा साहब उन्हीं सनातन चीजों को उठाते थे जो कभी हमारे शास्त्रोक्त था। शास्त्रों में कहा गया था, तो स्वामी जी ने भी तो कहा था, को बड़ छोट कहत अपराधु, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जिनके हाथों में व्यवस्था है उसके उस आचरण को अपनाएं। जब देश का प्रधानमंत्री इसी मां गंगा के तट पर समाज के स्वच्छता कर्मियों को जब पांव धोता है तो कहते हैं अम्बेडकर का भारत बनता है। बाबा साहब ये चाहते थे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना है। हम सबके, हमारे पास जो काम करे, जिस भी काम को करे, हर कार्य महान है, हर कार्य बड़ा है। क्योंकि यह जब हम जाति पंथ मजहब के आधार पर किसी प्रकार की व्यवस्था को जब हम पक्षधर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तमाम कठिनाइयां होती हैं। बाबा साहब के बहुत सारे हमारे पूर्ववक्ताओं ने इन बातों की चर्चा करी थी। हम क्यों दोहरी दृष्टि से विचार करते हैं? जैसा कि हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी बातचीत में कहा, तो देश को खंड खंड में नहीं देखना चाहते थे। यह सत्य है कि देश को एक विचारधारा के, एक कानून के रूप में देखना चाहते थे। नारी के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, छोटे के लिए, बड़े के लिए, इनके लिए, इस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए। बाबा साहब कभी चाहते से कभी सहमत नहीं थे। और बाबा साहब तो कभी भी हमेशा चाहते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपको योग्यता है, वरिष्ठ है समाज में, आप लोग, आपकी जब भटकाव आती तो लोग आपकी ओर देखते हैं। धर्म के नाम पर अगर किसी दुनिया में किसी देश का बंटवारा हुआ तो दुर्भाग्य था कि हमारे भारत प्रदेश, भारत मां के दो टुकड़े हो गए। और जिन्हें भारत माता से लगाव था, जब वो चीखे चिल्लाए, तो जब उन्हें तकलीफ हुई, आह किया, तो नाना प्रकार के लोगों ने टिप्पणी की। तो धर्म पिपासु है, युद्ध करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं। लेकिन भारत माता की दो टुकड़े कर दिए गए। ये चुनौतियां बनी रहती है। यदि हमने जाति धर्म पंथ भाषा के आधार पर अपने जीवन को, अपने व्यवस्था को संचालन करने का संस्कार बनाया, अभ्यास बनाया, तो चुनौतियां आगे भी नहीं खत्म होंगी।
न्याय के लिए हमेशा कठिनाइयां खड़ी होंगी, देश के लिए कठिनाइयां खड़ी होंगी। एकता, समानता, ममता, समता के आधार पर ही समाज खड़ा होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही विचार था। और आप जानते हैं कि आज कश्मीर में अगर धारा 370 समाप्त होता है तो जो वहां समाज का वंचित वर्ग था वह भी उन अधिकारों से पूरी तरह से आच्छादित हो गया। वरना देश के एक हिस्से में अनेक प्रकार के नारे लगते थे। क्योंकि मैं तो एक बहुत देश के सुंदर सिक्किम राज्य में, वहां में राष्ट्रपति जी ने मुझे इस राज्य की सेवा का अवसर दिया। मैं भी नाथुला के 18,000 फीट पे ऊंचाई पर जब मैं पहुंचा था, जहां थोड़ी देर तक अनेक कपड़े पहन करके भी नहीं रुक सकते, ठंड लगती है, सांसें फूलने लगती हैं, हांफते रहते हैं, 10-5 मिनट किसी तरह से बांध करके अपने आंख कान नाक बंद करके किसी तरह सीमा पर जाकर देख लेते हैं। वहां पर इस देश के बहादुर सैनिक सीना तान करके अपनी सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। कितनी कठिनाइयां, सर्द हवाएं चलती हैं, तब भी हमारी सीमा के अंदर कोई प्रवेश न कर पाए, फिर भी वो चौकन्ने रहते हैं। हमारी सीमा का एक टुकड़ा भी कोई हमारा दुश्मन हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर सकेगा, इसके लिए पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके, परिवार का ध्यान न रख करके, कुछ चीजों का ध्यान न करके केवल हमारे सीमा की रक्षा के लिए खड़े रहे कि हमारे अंदर कोई 1 इंच भूमि कोई ले न पाए। तो उन सीमा पर मैं सीमावर्ती राज्य के राज्यपाल के रूप में काम करता। जब वहां कभी कभी स्मरण में ध्यान आता है, विदेश के अनेक हम लोग रहते हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, जो कोई कुछ बोलता है तो वो भी पढ़ा जाता है, चाहे जिस जिम्मेदारी पर हम लोग रहें। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करने वाले अपना प्राण तक गवा देते हैं रक्षा करते हुए। लेकिन उस भारत माता के जब कोई कई हिस्से में करने की बात करता है तो जिनके विचार हैं, जिनके संस्कार हैं, वो करे, लेकिन समाज उसके साथ न खड़ा हो, इसके बाद फिर चिंता करने का कोई काम कर सकता है क्या सही है, तो यही है समाज। इसमें भी क्या हमारा आपस में विरोधाभासी हो सकता है? राष्ट्र के इस नाम पर हम अलग अलग खड़े हो सकते हैं? इस देश के होंगे टुकड़े 4 कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते।